नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ ऋतु। गुड मॉर्निंग इंडिया में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं और दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। तो देखिए, तमाम खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और देखिए, लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से खास बुलेटिन में हम आपको तमाम जानकारियां देने वाले। शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन की, जो कि गुड मॉर्निंग इंडिया के जरिए हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि बुलेटिन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भूटान दौरे से लौटने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के प्रधानमंत्री कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति करने वाले हैं, सीसीएस की अहम बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से ही हमला करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए हमले की कड़ी निंदा की थी। वहीं दूसरी खबर होगी जिसमें बात होगी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ही, जिसमें ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। देश भर के कई राज्यों में पुलिस और जांच संदिग्धों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। वहीं तीसरी खबर में बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करेंगे, जहां इस्लामाबाद में हुए बम धमाके के आरोप आतंकिस्तान ने भारत पर लगाने शुरू कर दिए हैं। आखिरी खबर में बात करेंगे बिहार चुनाव की, जिसमें बिहार विधानसभा के लिए हुए 2 चरणों में मतदान में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। राज्य में दोनों चरणों में तकरीबन 67% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और खास बात यह रही है कि दूसरे चरण के मतदान में महिलाओं ने वोट डालने में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भूटान दौरे से लौटेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के पीएम कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की आज समिति करने वाले हैं, सीसीएस की अहम बैठक करने वाले हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरा ब्यौरा, पूरा खाका जो है वो रखने वाले हैं। इसके बाद विस्फोटक से जुड़ी बाकी जानकारियां भी सार्वजनिक की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां ये डिकोड कर रही हैं कि अक्टूबर में श्रीनगर में जैश की जो धमकी वाले पोस्टर लगाए गए थे, दिल्ली में विमान संचालन में तकनीकी दिक्कत और फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी और साथ ही साथ दिल्ली में विस्फोट, ये चारों घटनाक्रम एक दूसरे से क्या जुड़े हैं, क्या इनके तार जुड़े हैं या नहीं। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के अमित शाह ने मंगलवार को 2 उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकें की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि घटना में शामिल हर गुनहगार को ढूंढकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस बीच साथ ही साथ आपको बता दें, पूरी नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के एनआईए को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश की जाए, दोषियों का पता लगाया जाए, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इस मीटिंग को पहलगाम हमले में 22 अप्रैल के ठीक दूसरे दिन सीसीएस की मीटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। बैसरन घाटी में हुए आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया था। अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद 2 दिन बाद ऐसी मीटिंग हो रही है, जिसके बाद अब लगातार जो संभावनाओं का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भूटान में दिल्ली ब्लास्ट की सीधे तौर पर कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इस हमले के पीछे दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी ऐसा कहा था और जांच एजेंसियों को ब्लास्ट केस की तह तक जाने का भी यहाँ पर वादा किया था। कहा था कि जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से तह तक पहुंचेंगे, जो गुनहगार है उन्हें सजा मिलेगी। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है।
मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और वही दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर के कई राज्यों में पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ब्लास्ट केस में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और मामले में गिरफ्तार 8 आतंकियों से शुरुआती पूछताछ में ऐसे संकेत मिले हैं कि कई बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश दरअसल की गई थी। जिस I-20 कार में धमाका हुआ उसे चलाने वाले की पहचान कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई है। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वही पुलिस ने जम्मू कश्मीर में उमर की मां का DNA सैंपल तक अब ले लिया है और ताकि धमाके के अवशेष में मिले शव के टुकड़े की पहचान भी हो सके। इस तरह जैश-ए-मोहम्मद के इस नए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में 8 आतंकी मिल चुके हैं और इनमें 6 डॉक्टर हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली NCR और पुलवामा में लगातार छापेमारी से उमर दबाव में आ गया था। इसके बाद जल्दबाजी में अधूरा IED तैयार किया गया, जिससे कार में विस्फोट किया गया। इसलिए विस्फोट का असर सीमित रहा और क्रेटर या छर्रे नहीं मिले। कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, न किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था। विस्फोट का कारण वही सामग्री लगती है जो फरीदाबाद से जब्त की गई है। यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ है, जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम तकरीबन 6:52 पर यह ब्लास्ट में जिसमें सफेद I-20 कार का इस्तेमाल हुआ, उसका CCTV फुटेज भी अब सामने आ चुका है और मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने जो शख्स बैठा दिखाई दिया, वो उमर नबी ही था। पुलवामा से उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी अब हिरासत में लिया गया है और शिकंजा कसा जा रहा है। इधर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन, जो कि महिला डॉक्टर है, शाहीन की गिरफ्तारी हुई है। शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की हेड बताई जा रही हैं। पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया इसकी चीफ है और मंगलवार शाम तक ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने 42 सबूत भी जुटाए हैं। इनमें उस I-20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके पार्ट्स, टायर और इसके साथ साथ चेसिस, CNG सिलेंडर, बोनेट के पार्ट्स भी समेत और कई ऐसे जो एविडेंस है वो मिले हैं। आज से इन सबूतों की भी जांच शुरू होगी। तो देखिए, दिल्ली के लाल किला में जो धमाका हुआ, दिल्ली के लाल किला में हुए धमाके को लेकर के लगातार सवाल किए जा रहे हैं और ये 6 तस्वीर हम आपको अब दिखाते हैं किस तरीके से 6 तस्वीर अहम हो जाती है। चप्पे चप्पे पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और अलर्ट यहाँ पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। धमाके की जांच NIA को सौंप दी गई है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जहां विस्फोट हुआ वो इलाका पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है और साथ ही साथ देश की सभी एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और जांच में लगातार जुटी हुई है। सरकार ने UAPA के तहत मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। खास तौर पे लाल इलाके का जो वो क्षेत्र है, वहां पर लाल किले का जो एरिया है वहां पर 13 नवंबर तक कहीं ना कहीं अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। पूरी तरीके से लाल किले को बंद कर दिया गया है
और ये 6 तस्वीरें अहम हो जाती। और इसी खबर पर रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रमन का रुख करते हैं। रमन, देखिए, खास तौर पर हम तस्वीर दिखा रहे थे दिल्ली की, राजधानी की तस्वीर। यूं तो अमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी का महकमा ऐसा ही रहता है, लेकिन अब इस धमाके के बाद जिस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, एक तरफ जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिकॉशनरी अब स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि और भी कुछ बड़ा ना हो, इससे पहले ही अलर्ट हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार पहले से ही मिल रहे थे दिल्ली ब्लास्ट से पहले से ही कि देश को दहलाने की साजिश जैश ए मोहम्मद जो है वो रच रहा है और इसको लेकर तैयारी जो है वो पिछले 3 महीने से लगातार चल रही थी। जिस तरीके से अल-फलाह कॉलेज का जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 2900 किलो के आसपास में आईडी बनाने का साजो सामान जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें 360 किलो जो है वो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर मिला है, लिक्विड केमिकल मिले हैं और तमाम तरीके के करीबन 24 फ्यूज जो है वहाँ पर मिले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 24 फ्यूज का मतलब कि कम से कम 24 बम बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही थी जैश ए मोहम्मद की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के लाल किला में ये ब्लास्ट हुआ, उससे पूरी की पूरी जो साजिश है वो उनकी नाकाम हो गई। और जिस तरीके से चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, उनकी एक सतर्कता रही, क्योंकि जो टिप जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस को मुहैया करवाई, उसके आधार पर अल-फलाह जो कॉलेज कॉम्प्लेक्स है वहां पर जब रेड की गई और वहां से साजो सामान पकड़ा गया, उसी वक्त ही सारा नेक्सस जो है वो बिखर कर रह गया था। जो साजिश रचने की कोशिश जैश ए मोहम्मद की तरफ से की जा रही थी उसे पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम बना दिया। अब अगर हम बात करें तो जांच, इस ब्लास्ट के बाद जो जांच का दायरा है वो लखनऊ से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर फरीदाबाद, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जो साउथ कश्मीर का इलाका है और नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, यहां तक इसकी जांच के दायरों को बढ़ा दिया गया। अब तक कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें अगर हम बात करें तो 6 से 7 जो है वो डॉक्टर बताए जा रहे हैं। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन शाहिद जो जिसे हम जमात उल मोमिनात जो जैश का एक वुमेन विंग तैयार किया गया है, उसका भारत का प्रमुख चेहरा जो है वो बताया जा रहा है। उसके भाई परवेज को भी कल शाम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरीके से डॉक्टर आदिल हैं, डॉक्टर जो है तमाम तरीके के वो जो लोग इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, कुल मिलाकर 13 से 14 लोग जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और डॉक्टर उमर नबी जो इस कार को चला रहे थे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि फरीदाबाद मॉड्यूल हो या पुलवामा हो, लखनऊ हो या जहां से भी इसके तार जुड़ रहे हो, उस इलाके की बात हो, वहां पर हाई अलर्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है। ये कार्रवाइयां इस प्रकार हो रही है कि छापेमारी हो रही है, लगातार वहां से अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है, ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। यानी कि कहा जाए तो जो कोशिश भी की गई, जो साजिश भी रची जा रही थी, वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो देश के खिलाफ जैश ए मोहम्मद रच रहा था। और उसमें बाकायदा व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो डॉक्टर यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो काम कर रहे थे, उनको इस नेटवर्क के साथ जोड़ा गया था और देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। 2900 किलो जो है वो फरीदाबाद के अल-फलाह कैंपस से जो है वो बरामद हुआ है। इसी तरीके से कहीं और जगह पर हो सकता है कि इस तरीके से जो मौत का सामान है उसको इकट्ठा कर रखा गया हो, क्योंकि नबी जिस कार को एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, AK-47 रखने वाली डॉक्टर शाहीन पर एक्शन हुआ है। और ये बड़ी जानकारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि डॉक्टर शाहीन का नाम सबसे पहली नंबर पर रखा जा रहा है इस पूरे केस में। और AK-47 रखने वाली डॉक्टर शाहीन पर अब एक्शन तेज हो चुका है। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में छापेमार कार्रवाई हुई है और पुलिस और जांच एजेंसियां जो है ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, खासकर डॉक्टर शाहीन को लेकर के, क्योंकि सीधे सीधे कनेक्शन पाकिस्तान के साथ, जैश के साथ है। पुलिस ने पुराने कर्मचारियों से पूछताछ भी की है और मेडिकल कॉलेज में पुराना रिकॉर्ड तक खंगाला गया है। बाकायदे जो पुराना रिकॉर्ड है उसे भी पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर डॉक्टर शाहीन वहां पर थी, इस लिहाज से ये काफी अहम चीज हो जाती है। और इसी वजह से अब लगातार छापेमार कार्रवाई जो है कानपुर में हो रही है कि 47 रखने वाली शाहीन शाहिद की तस्वीर जो है वो हम लगातार दिखा ही रहे थे। इसका कानपुर कनेक्शन अब सामने आ गया। और पुलिस खास तौर पर जांच एजेंसियों की बात करें तो वो लगातार पड़ताल हर एक एंगल से कर रही कि भारत में किस तरीके से सक्रिय रहा करते थे और भी क्या कोई स्लीपर सेल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, कानपुर की बात करें,
तो इस जगह पर किस तरीके से, क्या और भी कोई कनेक्टेड है? GSVM मेडिकल कॉलेज में छापेमार कार्रवाई हुई है और डॉक्टर शाहीन का पूरा खाका निकाला गया है और खंगाला गया है। और पुराना कर्मचारी जो बताया जा रहा है, जो पुराने कर्मचारी है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि रवैया कैसा रहा है। अभय श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, देखिए डॉक्टर शाहीन को लेकर के खास तौर पर जो सबसे नंबर 1 टॉप लिस्ट में कहा जा रहा है, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा किरदार है डॉक्टर शाहीन, क्योंकि विंग कमांडर है जैश की, यानी कनेक्शन पाकिस्तान से, और अब कानपुर कनेक्शन भी आ गया है। बिल्कुल ऋतु, आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से जांच एजेंसियां ने दायरा अपना बढ़ाया, उसी क्रम में कानपुर का कनेक्शन सामने आया। कानपुर में 2006 में जो डॉक्टर शाहीन शाहिद है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनका वहां पर सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद ये इन्होंने 7 साल कानपुर में सर्विस दी। असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजिस्ट विभाग में ये तैनात रही थी। यहाँ से 2013 में ये बिना बताए गायब हो गई। किस तरह से ये यहाँ से गायब हुई, इसके बाद नोटिस जारी किए गए। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की रिपोर्ट पर शासन लेने बर्खास्त किया था। अब जब जांच बढ़ाई गई है तो एटीआर समेत एजेंसियां कानपुर पहुंची है और उनके जो पुराने रिकॉर्ड है, फाइलें हैं, वो चेक की जा रही हैं। जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, उनका स्टाफ की फाइलें हैं, उनके जो दस्तावेज है, वो कई एटीआर से अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो फार्माकोलॉजिस्ट विभाग के पुराने डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछताछ की जा रही कि उनका बिहेवियर कैसा था, यहाँ पर किसके संपर्क में रही। सबसे बड़ी बात ये कि जब चूंकि अभी आप कह रहे हैं कि वहां पर रिकॉर्ड्स खंगाले जा रखे हैं, इन रिकॉर्ड्स में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे नंबर 1 वांटेड शाहीन जो है वो कहीं ना कहीं है, और ऐसे में क्या कुछ निकलता है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कनॉट प्लेस में किया गया जाना था ब्लास्ट। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि स्पॉट कोई और था, काम कहीं और किया, हमलावरों के निशाने पर था कनॉट प्लेस, CP, वही इलाका जहां भारी भीड़ होती है। यानी कि इससे भी अब तार जुड़ जाते हैं कि ये कहीं भी कैजुअल नहीं था, कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये हड़बड़ी में पूरी तरीके से गड़बड़ी की गई है। हड़बड़ी में लाल किले पर ही ब्लास्ट कर दिया गया, ये सूत्र बता रहे हैं। धमाके से पहले दिल्ली के कई इलाकों में रेकी बाकायदे की गई थी, देखा गया था, चेक किया गया था कि कहां सबसे ज्यादा नुकसान हो, वही स्पॉट चिन्हित किया गया था। जैसा कि कहा जा रहा है कि अब कनॉट प्लेस का जो जिक्र यहां पर आ रहा है कि कनॉट प्लेस में ये ब्लास्ट जो है किया जाना था, लेकिन हड़बड़ी में ब्लास्ट लाल किले पर ही हो गया। उमर मोहम्मद ने दिल्ली के कई इलाकों पर खुद से रेकी की थी। घटना वाले दिन 2:30 बजे कनॉट प्लेस ये उमर गया था। मयूर विहार इलाके में भी ट्रैक किया गया था उमर। तो देखिए अब जब जिस तरीके से जब परतें खुल रही हैं, जब लेयर्स अब निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अब ये भी पता लगाया गया कि उमर जिस दिन ये घटना हुई, यानी कि 10 नवंबर को जब ब्लास्ट हुआ, उससे पहले कहां पर मौजूद था। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि वो मयूर विहार इलाके में भी देखा गया, वहां पर भी ट्रैक किया गया, साथ ही साथ CP इलाके में भी उसे देखा गया, और खास तौर पर वो फिराक में था, चेक कर रहा था। दिल्ली राजधानी है, ऐसे में कौन सा स्थान सबसे कहा जाए तो पॉपुलेटेड होगा, सबसे ज्यादा वहां पर लोगों की आवाजाही होगी, भीड़ होगी, वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और यही वजह है कि कनॉट प्लेस को माना जा रहा है कि उन्होंने चुना था, लेकिन फेल्योर रहा, और ये जो हड़बड़ी में गड़बड़ी डॉक्टर उमर से हो गई है और लाल किले पर ये ब्लास्ट हो गया। महज गनीमत रही कि उस दिन इतनी संख्या में भीड़ वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो ज्यादा जो कैजुअलिटीज है वो हो सकती थी। हालांकि अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। रजनीश, देखिए किस तरीके से हम जब कह रहे थे कि ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है, अब तो ऐसा लग रहा है, सूत्र तो ये कम से कम बता रहे हैं कि ये सच में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि कनॉट प्लेस को टारगेट किया गया था और उससे पहले भी ट्रैक अलग अलग इलाकों में किया गया है, यानी कि रेकी तो की है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल भी इंटेलिजेंस सबसे पहले यही चीज बताई थी कि ये हड़बड़ी में किया गया ब्लास्ट है, ये तारीख जो है वो हो गए थे बोले कि ये जो एक्सप्लोजिव है उसे कहाँ डंप आउट किया जाए, कहाँ इसको ठिकाने लगाया जाए, और इसी करीब में ये ब्लास्ट हो गया। अब जो जांच इस समय चल रही है उसमें तमाम एजेंसी इन्वॉल्व है, लेकिन ऑफिशियली जो ब्लास्ट की जांच की जिम्मेदारी NIA को दे दी गई है। लेकिन अब जो जांच में कई अहम खुलासे लगातार हर रोज हो रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। इसमें ये भी चीज निकल के आई है कि लाल किले पहुंचने से पहले
ये जो I-20 जो गाड़ी थी उसे उमर लेके कनाट प्लेस भी गया था, उसकी मूवमेंट कनाट प्लेस में भी देखी गई थी। तो जाहिर तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ वो पैनिक की स्थिति में हुआ और हड़बड़ी में हुआ, जबकि टारगेट कुछ और था। हम शुरुआत रजनीश, से बात कह रहे हैं पैनिक कि में हुआ, हालांकि ये गनीमत रही कि वहां पर उस दौरान इतने लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा इसे क्षति मानी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच देखिए लगातार जानकारियां सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर भी निकल कर आ गई है। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर आरोप जड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समर्थन से सक्रिय समूह ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। आप देखिए किस तरीके से लगातार गीदड़ भभकियां देता तो पाकिस्तान पहले से ही आ रहा है, लेकिन अब कैसे आरोप मढ़ने की जो आदत है पाकिस्तान की, भारत पर आरोप मढ़ दिया गया है। हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी। पाकिस्तान के इस बयान पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद और निराधार है। इन आरोपों की वो निंदा करते हैं। निराधार आरोपों को भारत खारिज करता है। ये पाकिस्तान की एक रणनीति है, यही रणनीति के तहत वो चलता आ रहा है शुरुआत से, जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर अपने देश में देश को चला रखे हैं। सेना प्रेरित संवैधानिक तोड़फोड़ और सत्ता हथियाने की कोशिशों से जनता का ध्यान जो है वो भटका रखे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हकीकत से अच्छी तरीके से वाकिफ है और पाकिस्तान की ध्यान भटकाने वाली चालों से कोई भी अब गुमराह नहीं होने वाला है। साफ साफ कह दिया कि ग्लोबल लेवल पर अब पाकिस्तान की इन गीदड़ भभकियों की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान की ये आदतों में शुमार रखा है। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन का सीधे रुख कर लेते हैं। रमन, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान जो कि अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता है, समय समय पर इस तरीके की जो करतूत है वो पाकिस्तान करता ही रहता है। अब इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है और आरोप भारत पर। देखिए रितु, ये पाकिस्तान की तरफ से एक सोची समझा मूव जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर खौफ का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी वो भूले नहीं है। उनकी यादें जो है ऑपरेशन सिंदूर की ताज़ा है और उनको लगता है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से रिज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी इसमें कसूरवार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि जैश ए मोहम्मद का ये नेटवर्क मॉड्यूल जो है वो इस ब्लास्ट के अंदर काम कर रहा था और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारत घेरने की कोशिश करेगा और इसीलिए बचाव की मुद्रा में आते हुए जो ब्लास्ट इस्लामाबाद के कोर्ट में हुआ है, जिसमें 12 लोगों की जान गई है, उसका जो आरोप है वो भारत के ऊपर जानबूझकर बढ़ दिया गया है, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान भी जो है वो टेररिज्म का विक्टिम है। ना केवल भारत के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ब्लास्ट हो रहे हैं और भारत और पाकिस्तान भी जो है वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया इस समय भली भांति जानती है कि इस समय अगर हम देखें तो अगर कोई आतंकवाद की जननी है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादी पैदा होते हैं, वही दूसरे देशों के ऊपर जाकर हमला करते हैं, ना कि भारत इस तरीके का कोई कदम उठाता है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत अगर भारत कोई कार्रवाई करे तो वो ये कहेगा कि देखिए हम पर भी हमला हुआ था तो हम भी पलटवार जो है वो भारत के ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक सोचा समझा मूव जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि वहां के इंटरनल मिनिस्टर जो है वो बाकायदा उस इलाके के अंदर जाकर जायजा लेते हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ की तरफ से ये आरोप मढ़ दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री है, कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। लेकिन ये सवाल भी मैं पूछ रही हूँ तो गलती होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान के ही है ना, आखिर बाज कैसे आएंगे अपनी आदतों से। बहुत शुक्रिया रमन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बता दें कि बिहार में पहले चरण के बाद मंगलवार को दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का इतिहास रच दिया गया। दोनों चरण में तकरीबन 67% मतदान हुआ, जिसमें पहले चरण में 65.08 और दूसरे चरण में 68.74% मतदान हुआ है। आजादी के बाद बिहार में इतनी अधिक वोटिंग
कभी नहीं हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक दूसरे चरण में 68% के तकरीबन जो है वोटिंग परसेंटेज रहा, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड है। हालांकि हिस्ट्री बनाने वाले इस आंकड़े में एक अहम योगदान एसआईआर का भी माना जा रहा है। इसमें मृत, लापता, डुप्लीकेट, परमानेंट, शिफ्टिंग होने जैसे कई तकरीबन 70 लाख वोट डिलीट भी किए गए हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जो एप्ट जानकारी है वो डेटा में सामने आई है। इससे भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद यहां पर बताई जा रही है। इससे भी वोटिंग परसेंटेज को एड ऑन किया गया है, उससे मदद मिली है। चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण में भी वोटिंग में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। दूसरे चरण में 1.74 करोड़ लोगों ने, खासतौर पर महिलाओं ने इनमें कहीं ना कहीं वोट किया है, जो कि तकरीबन 71% है। महिलाओं ने वोट डाले हैं, जबकि 1.95 करोड़ से अधिक पुरुष जो है वोटर हैं। 62 के तकरीबन उनकी आबादी रही, वोटर्स टर्नआउट रहा। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनावों में दूसरे चरण में 22 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।